हेलो गाइस, मैं हूं आरिफ मीर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री में। उम्मीद है कि आप सब अपनी जगह पे खैर आफियत से होंगे। तो अभी तक जो है हमने सीखा केमिस्ट्री क्या चीज़ है। दो लेक्चर्स में हम अभी तक ये चीज़ सीख चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या है। कल भी रिवाइज करवाया था आपको कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर के साथ डील करती है। इट्स composition, its structure, its properties and the changes that it undergoes under various conditions। इस चीज के साथ जो है केमिस्ट्री स्टडी करती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 11th की है वो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट लिखती है यहाँ पे क्लास 11th में कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, या बहुत सी बुक्स इसको लिखती हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री नाम से टॉपिक आता है आपकी बुक्स में। तो ये दोनों, इन दोनों फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपको आ जाए तो इसको हमने दूसरे तरीके से मैंने आपको समझाया था कि व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए वो यही चीज है, व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री। ये चीज हम कवर अप कर चुके हैं अभी तक। कल पूरी डिटेल में मैं आपको समझा चुका था कि केमिस्ट्री जो है हम क्यों स्टडी करते हैं, इसके पीछे क्या पर्पज है, आखिर इसको क्यों स्टडी किया जाता है और केमिस्ट्री क्या होती है। ये चीज भी आप जान चुके हो अभी तक। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। आपकी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है वो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री नाम से इसको टॉपिक को लिखती है। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, किस तरह से केमिस्ट्री ओरिजिनेट हुई या धीरे धीरे फिर आगे डेवलप होती गई। तो याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट है वो एकदम से जो है एकदम से ओरिजिनेट नहीं हो जाता या एकदम से पूरा का पूरा डेवलप नहीं हो जाता। ये जो केमिस्ट्री है ये कोई मॉडर्न, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये कोई मॉडर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, ये बिगन नहीं हुआ, ये डिड नॉट बिगन एज अ मॉडर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट। ये कोई मॉडर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट बिगन नहीं हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ था। इट डिड नॉट बिगन एज अ मॉडर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट, डिड नॉट बिगन एज अ मॉडर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। अलबत्ता ये क्या स्टार्ट हुआ, ये जो है इट ओरिजिनेटेड, ये ओरिजिनेट हुआ था केमिस्ट्री जो है, इट ओरिजिनेटेड किसकी वजह से, फ्रॉम द प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। याद रखिएगा, फ्रॉम प्रैक्टिकल नीड्स, जो ह्यूमन बींग्स की प्रैक्टिकल नीड्स थी, प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्रैक्टिकल नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस तरह से केमिस्ट्री जो है आपकी प्रैक्टिकल नीड्स, ह्यूमन बींग्स की जो प्रैक्टिकल नीड्स थी एनिशियंट टाइम से ही धीरे 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 ये सब्जेक्ट जो है ओरिजिनेट होता गया इंसान की नीड्स के साथ साथ ही। एनिशियंट टाइम में क्या होता था, एंशियंट टाइम्स में ना पीपल बहुत सारे केमिकल प्रोसेस अपने आप में करते रहते थे। जिस तरह से आपने सुना हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करते थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किया करते थे। इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक में भी आता है, आयुर्वेदा में भी जो आप देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन किया करते थे लोग, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। कोई ये नहीं है कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बस अपने डेली नीड्स के लिए जो है चीजें तैयार किया करते थे। डाइंग ऑफ क्लॉथ्स, ये बहुत पुरानी चीजें, आपको पता है एंशिएंट सिविलाइजेशन से भी ये चीजें हमें मिलती हैं आज भी। प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स, प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स, इसी तरह से एंड कॉस्मेटिक्स, फर्मेंटेशन ऑफ फूड, ये सारी चीजें जो हैं एंशियंट टाइम से लोग जो है इन केमिकल प्रोसेस को करते आ रहे थे एंशियंट टाइम से ही। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए आपका जो एनसीईआरटी क्लास 11th की है वो कहती है कि केमिस्ट्री जो है ये दो चीजों के रिजल्ट की वजह से धीरे धीरे ज्यादा डेवलप हुई। लोग जो है दो चीजों की सर्च में ज्यादा लगे हुए थे एंशियंट टाइम से ही। दो चीजों के, ये दो चीजों की रिसर्च में ज्यादा लोग लगे हुए थे। पहला था कि लोगों को एक फिलासफर स्टोन की जरूरत थी। लोग जो चाहते थे वो क्या चाहते थे
कि उनको जो है, हाँ, और एक बात उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पीरियड था, ये जो पहले वाला पीरियड था, इस पीरियड में इस केमिस्ट्री जो है, ये जो पीरियड था, इस पीरियड में केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं कहा जाता था। इस पीरियड में केमिस्ट्री को एल्केमी कहा जाता था। एल्केमी कहा जाता था। एल्केमी, ALCHEMY, एल्केमी कहा जाता था। केमिस्ट्री को पहले केमिस्ट्री नहीं कहा जाता था, बल्कि एल्केमी कहा जाता था। ये मैं आपको बताऊंगा। ये धीरे धीरे जो है फिर एल्केमी से केमिस्ट्री में कन्वर्ट हुआ वर्ड जो है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ इस चीज के बारे में, क्या डिफरेंसेस थे इसमें। लेकिन एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है क्लास 11th की, वो ये कहती है कि दो चीजों की जो केमिस्ट्री का डेवलपमेंट है, ये धीरे धीरे दो चीजों की वजह से एल्केमी के पीरियड में जो है, एल्केमिस्ट जो थे उस टाइम के, जो हम उनको क्या एल्केमिस्ट कहते थे, उनको जो है वो दो चीजों की सर्च में लगे हुए थे। एक क्या था, वो एक वो सर्च कर रहे थे, एक फिलासफर स्टोन की, फिलासफर्स स्टोन, PHILOSPHOR, फिलासफर्स स्टोन की सर्च में लगे हुए थे। फिलासफर स्टोन, जो भी अल्केमिस्ट थे, अल्केमी पीरियड के जो वहाँ उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, जो लोग थे, स्कॉलर्स थे, वो एक तो फिलासफर स्टोन को खोजने में लगे हुए थे। उनका मानना था, वो ये अब उनका मानना क्या था, वो उनका मानना ये था कि ये एक ऐसा स्टोन है, ये ऑर्डिनरी मेटल्स को, जो भी आपके पास ऑर्डिनरी मेटल्स हैं, ये ऑर्डिनरी मेटल्स को क्या कर सकता है, ये ऑर्डिनरी मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है भाई। ऑर्डिनरी मेटल्स को क्या कर सकता है, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये इनका मानना था। और मेटल्स के अंदर परफेक्शन ला सकता है। ठीक, चूंकि आपके जो एल्केमिस्ट थे वो मानते थे कि जो बेस मेटल्स हैं, जो भी बेस मेटल्स हैं, ऑर्डिनरी मेटल्स जो हैं, जैसे बेस मेटल जो आपके हैं, कॉपर, कॉपर है, आयरन है, एटसेट्रा, ये इम्प्योर है। क्योंकि ये इम्प्योर है, तो कोई ऐसा स्टोन मिल जाए हमें, फिलासफर स्टोन मिल जाए, वो क्या कर देगा, ये इनको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। गोल्ड जो है प्योर है, और प्योर है और वैल्यूएबल है। आपको पता ही है भाई गोल्ड के बारे में, क्या ही कहना, दिन ब दिन कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इनकी ख्वाहिश यही थी। पहली बात, एनसीईआरटी के मुताबिक ये कहता है कि इनका जो जो अल्केमिस्ट का जो ख्वाहिश थी, वो ये थी कि ये फिलासफर स्टोन को खोज लें, फिलासफर स्टोन को जो है सर्च करें, जो क्या करेगा, ऑर्डिनरी बेस मेटल्स को, जो भी बेसिक मेटल्स हैं, कॉपर है, आयरन है, एटसेट्रा, लेड है, उसको किस में कन्वर्ट कर दें, गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। आयरन आयरन कॉपर, इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए बाय यूजिंग फिलासफर स्टोन। लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल। आप भी खूब बखूबी जानते हो कि ये इतना आसान काम तो था नहीं। लेकिन चलिए, ये तो नहीं हो पाया, बट इस चीज की वजह से क्या हो गया, फिलासफर स्टोन तो सर्च नहीं कर पाए वो, ना ही वो इनको डिस्कवर हो पाया, ये तो डिस्कवर नहीं हो पाया, फिलासफर स्टोन जो है डिस्कवर हो नहीं पाया। जब ये डिस्कवर नहीं हो पाया, लेकिन इसकी सर्च में क्या हो गया, इसकी सर्च में कुछ लेबोरेटरी अपरेटस जो है डेवलप हो गए। सम लेबोरेटरी डेवलपमेंट हो गई, किसकी, लेबोरेटरी अपरेटस की, लेबोरेटरी अपरेटस की डेवलपमेंट हो गई, कुछ लेबोरेटरी अपरेटस डेवलप हो गए। सर्च तो कर रहे थे, सर्च कर रहे थे फिलासफर स्टोन, ताकि फिलासफर स्टोन क्या कर सके, याद रखिए, बेस मेटल्स चाहते ये थे कि बेस मेटल्स जो हैं, जैसे बेस मेटल कौन बोले मैंने आपको, कॉपर है, आयरन है, लेड है, ये क्या कर दे, इनको गोल्ड में कन्वर्ट कर दे भाई, माल ही माल हो। फिर हमारे पास अल्केमिस्ट तो यही चाह रहे थे कि वाह भाई, आयरन को भी कन्वर्ट कर दें और गोल्ड बना लें, फिर तो माला माल हो जाएंगे भाई। ऐसा तो हो नहीं पाया, ठीक है, लेकिन जब नहीं हो पाया तो फिर क्या है, फिर लेकिन अब हर चीज का कुछ नुकसानात, कुछ फायदे भी हो जाते हैं। फायदे ये हो गए कि इस टाइम में, इसी सर्च के दौरान, कुछ लेबोरेटरी के लिए हमारे पास एपरेटस डेवलप हो गए। ठीक है, और कुछ डिस्टिलेशन, और सम डिस्टिलेशन एंड आप कह सकते हो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स भी डेवलप हो गई, सम प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स डेवलप हो गई इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, हाँ, गोल्ड तो नहीं मिल पाया भाई, मतलब गोल्ड भी नहीं बन पाया। उसके बाद आप बात करें तो ये गोल्ड नहीं बन पाया।
पाया, फिलोसफर स्टोन नहीं मिल पाया। कहाँ मिल पाता भाई, नहीं, ऐसा कोई सर्च नहीं हो पाई, ना ही डेवलप हो पाया। लेकिन ये 2-3 चीजें जो है हो पाई। हाँ, ग्रोथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी धीरे धीरे, ग्रोथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी होना धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये एल्केमिस्ट जो है उस टाइम की बात है। ये एल्केमिस्ट जो उनका जो प्रेफरेंस थी, वो जो सर्च कर रहे थे फिलोसफर स्टोन। तो पहली चीज एनसीईआरटी के मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये डेवलप हुई एल्केमी के टाइम में। क्या है, दे वर सर्चिंग फॉर अ फिलोसफर स्टोन। फिलोसफर स्टोन, पारस उसको नाम दिया गया था, PARAS। इस स्टोन को डेवलप सर्च कर रहे थे। ठीक है, दूसरा और अहम, वो क्या सर्च कर रहे थे? दूसरा वो सर्च कर रहे थे भाई साहब, एलेक्सिर ऑफ लाइफ। एलेक्सिर ऑफ लाइफ, एलेक्सिर ऑफ लाइफ, एलेक्सिर ऑफ लाइफ। एलेक्सिर ऑफ लाइफ सर्च करने का क्या मतलब था? अब इससे क्या था, इससे उनको लगता था कि ये कोई ऐसा हमें लिक्विड मिल जाए, कोई ऐसा लिक्विड मिल जाए, कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए हमें, कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए, कोई ऐसा पोशन मिल जाए, कोई ऐसा लिक्विड मिल जाए भाई, जिसको हम ड्रिंक करके क्या हो जाए, अमर हो जाए, इमॉर्टल हो जाए, हमारे अंदर इमॉर्टलिटी आ जाए। क्या आ जाए? इमॉर्टलिटी। इमॉर्टलिटी आ जाए। क्या आ जाए? इमॉर्टलिटी आ जाए। हाँ, ये थी दूसरी ख्वाहिश उनकी, जो एल्केमिस्ट थे उस टाइम के। वो ये चाहते थे, या कि पहला, या तो फिलोसफर स्टोन की खोज थी उनको, कि जो बेस मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर दे, गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। दूसरा, इमॉर्टलिटी चाहिए थी भाईजान, सारे लोगों को क्या रहा चाहिए था, जवानी चाहिए थी हर टाइम। कोई ऐसा प्याला चाहिए था, कोई ऐसा लिक्विड पोशन ऐसा चाहिए था जो उनको हमेशा के लिए अमर कर दे। ऐसा कुछ चाहिए था उनको। हाँ, तो कर सकता था, नहीं हो पाता था ये। या फिर ऐसी भी कोई, जरूरी नहीं अमर ही कर दे, मतलब कोई ऐसी दवाई भी ढूंढ रहे थे जिसमें सारी की सारी डिजीजेस की क्योर हो, पूरी डिजीजेस, जिससे सारी डिजीजेस जो है ठीक हो जाएं, और क्या हो जाए, प्रोवाइड इटरनल यूथ, हमेशा हमेशा के लिए क्या रहे बंदा, इटरनल यूथ रहे, पूरा का पूरा हमेशा इंसान क्या रहे, जवान रहे, इमॉर्टल रहे भाई, वही इमॉर्टल, अमर रहे। तो अमर रहे तो रह सकता, नहीं रह सकता भाई, ये पॉसिबल भी नहीं हो पाया, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ना ही तो फिलोसफर स्टोन डिस्कवर हो पाया, ना ही एलेक्सिर ऑफ लाइफ मिल पाया। लेकिन एलेक्सिर ऑफ लाइफ ढूंढते ढूंढते क्या हो गया, क्या मिल गया? द सर्च ऑफ एलेक्सिर ऑफ लाइफ, द सर्च ऑफ एलेक्सिर ऑफ लाइफ, द सर्च ऑफ एलेक्सिर ऑफ लाइफ। इससे क्या हो गया, हाँ, एजिंग वेजिंग, मतलब ये सारी उनकी ख्वाहिश थी कि हम कुछ भी ऐसा ढूंढ लें जिससे हम जवान रहें सदा। लेकिन ना हो पाया, तो इससे क्या लेड टू, फिर इस चीज से क्या हो गया, केमिस्ट्री को क्या, हमें इस चीज से क्या फायदा मिल गया, कुछ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स बनना शुरू हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा फायदा हो गया कि मेडिसिनल कंपाउंड अलबत्ता जरूर बन गए, क्योंकि जब इस खोज में लगे रहे तो कुछ ना कुछ केमिकल कंपाउंड्स, मेडिसिनल कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, मिनरल एंड हर्ब्स पे एक स्टडी हो गई। स्टडी ऑफ मिनरल एंड हर्ब्स होना ही था ऑटोमेटिकली, क्योंकि भाई उनको जड़ी बूटियां खोजनी थी इस काम के लिए। तो जब जड़ी बूटियां खोजनी थी तो स्टडी ऑफ मिनरल्स एंड हर्ब्स भी हो गई, कुछ मेडिसिनल कंपाउंड्स डेवलप हो गए। ठीक है, इस तरह से फार्मास्यूटिकल नॉलेज जो है लोगों के अंदर डेवलप हो गया। तो ये फेज जो था, ये आपका अल्केमी फेज था। और याद रखिए, और ये वाला फेज, जो पार्टिकुलर ये फेज है जहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो मेडिसिनल जहाँ पे हर्ब्स वगैरह डिस्कवर किए जा रहे थे, स्टडी किए जा रहे थे, इस पार्टिकुलर फेज को आइट्रोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। आइट्रो आइट्रोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। इस वाले फेज को आइट्रोकेमिस्ट्री का नाम भी दिया जाता है। हाइड्रोकेमिस्ट्री का नाम भी दिया जाता है इस स्पेस को। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखते हैं हाइड्रोकेमिस्ट्री का नाम भी दिया जाता है। अब मैं आपको एक बात खास बताता हूँ, यहाँ पे आपने 2 चीजें मेन सीखी। ये था डेवलपमेंट किस तरह से, एनसीईआरटी के मुताबिक ये हो रहा है कि भाई 2 चीजों की खोज के पीछे पड़े थे लोग, अल्केमिस्ट जो थे उस टाइम के। एक तो वो चाह रहे थे कि हमें कोई इस तरह का वो मिल जाए,
कोई ऐसा फिलोसफर स्टोन मिल जाए जिससे गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए हर बेस मेटल को हम कन्वर्ट कर पाए गोल्ड में, लेकिन नहीं हो पाया। तो जब नहीं हो पाया तो लेकिन कुछ उसके रिजल्ट्स अच्छे आए। रिजल्ट्स अच्छे ये आए कि आपको जो है कुछ लेबोरेटरी के एपरेटस डेवलप हो गए, डिस्टिलेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स आ गई, कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स डेवलप हो गए, ठीक है। दूसरा था कि एलेक्सिर ऑफ लाइफ, चाहते थे अल्केमिस्ट के हम सदा जवान रहे, सदा अमर रहे, कभी भी हमारे ऊपर मौत तारी ना हो, लेकिन ऐसा तो ना हो पाया। बट जब नहीं हो पाया तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए। ये आया कि कुछ मेडिसिनल कंपाउंड्स डेवलप हो गए, स्टडी ऑफ मिनरल्स एंड हर्ब्स हो गई, और कुछ फार्मास्यूटिकल नॉलेज भी हमारे डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके एल्केमिस्ट जो ये अल्केमिस्ट इसलिए जो है इसको हम कहेंगे अल्केमिस्ट। अभी तक इसको अल्केमिस्ट्री का नाम नहीं दिया जाता था। अल्केमिस्ट, अल्केमी और अल्केमिस्ट्री, इसके अंदर अगर मैं आपको थोड़े से डिफरेंसेस बताऊं क्या है अल्केमी और केमिस्ट्री के अंदर, स्पेशली जब बात करें अल्केमी और केमिस्ट्री के अंदर। अल्केमी जो है ना, यहाँ पे ये कोई ब्रांच ऑफ साइंस नहीं है, नॉट अ ब्रांच ऑफ साइंस, नॉट अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये कोई ब्रांच ऑफ साइंस नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री जो है आपको पता है ये तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है, तो ब्रांच ऑफ साइंस है। ये मियर किस पे डिपेंड होती थी, ये मियर स्पेकुलेशंस पे डिपेंड करती थी, स्पेकुलेशंस पे, ये मियर स्पेकुलेशंस पे डिपेंड करती थी। यहाँ पे पूरा पर क्या होता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, यहाँ पे पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड सिस्टमैटिकली। केमिस्ट्री में याद रखिए, अल्केमी और केमिस्ट्री में ये मेजर डिफरेंसेस है। अल्केमी के अंदर क्या था, ये एक फिलोसफिकल, वो कह सकते हो आप, ये एक फिलोसफी थी सिंपली। लेकिन यहाँ क्या है, ये केमिस्ट्री जब बात करें हम, तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है। यहाँ ये कोई ब्रांच ऑफ साइंस नहीं है। यहाँ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सिस्टमेटिकली, कलेक्टेड सिस्टमेटिकली, जबकि यहाँ पे मियर स्पेकुलेशंस होती है, थिंकिंग होती है, थोड़ी बहुत सोच समझ के काम किया जाता है, रीजनिंग। और उसके बाद यहाँ पे जो है टेस्टिंग आइडियाज करते हैं किसके साथ, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होते हैं वो, टेस्टिंग आइडियाज विद ट्रायल एंड एरर। भाई हो गया तो हुआ, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है, ट्रायल एंड एरर, तुक्काबाजी, ये वाला काम नहीं किया तो वो वाला। लेकिन यहाँ पे जो है पूरा साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स, केमिस्ट्री में पूरे साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं, साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं, साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आज आप देखोगे किसके अंदर, कि एल्केमी और एल्केमी है इस केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो एल्केमी है, यहाँ कोई थ्योरी बेस नहीं होती, कोई सिस्टमेटिक एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होती है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बाद कोई हाइपोथेसिस देता है, फिर हाइपोथेसिस के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई कंक्लूजन निकलता है, और तब जाके थ्योरी या आर लॉ प्रपोज किया जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ ना तो कोई थ्योरी बेस होती थी, ना ही कोई थ्योरी, ना ही कोई सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज होता था। यहाँ पे कुछ नहीं होता था। सिंपल अल्केमी में बस मियर स्पेकुलेशंस हुआ करती थी, या थोड़े बहुत जो है ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके जो है आपको आगे ऑब्जर्वेशंस दे दी जाती थी। तो ये अल्केमी का और केमिस्ट्री का। तो इस तरह से केमिस्ट्री धीरे 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 ओरिजिनेट होती चली गई। फिर अब थोड़ा सा केमिस्ट्री अगर आप बात करें हमारे इंडिया में केमिस्ट्री का रोल, अब थोड़ा सा, चूंकि वी आर इंडियंस तो हमें थोड़ा इंडिया में भी देखना चाहिए कि केमिस्ट्री का इंडिया में किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, क्या केमिस्ट्री एंशंट इंडिया में कहाँ से केमिस्ट्री आई, क्या रोल इसका आया एंशंट इंडिया में। एंशंट इंडिया में जो है केमिस्ट्री किस तरह से क्या हुआ, देखो केमिस्ट्री को इंडिया में जो है केमिस्ट्री को अलग अलग नामों से जाना जाता था। आज भी जो है हिंदी में जो है केमिस्ट्री को यहाँ क्या कहा जाता है, रसायन कहा जाता है। जैसे उर्दू में कीमिया कहा जाता है, तो यहाँ रसायन कहा जाता है। तो एंशंट इंडिया में केमिस्ट्री को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, पहले भी जाना जाता था, एंशंट में भी, आज भी रसायन शास्त्र के नाम से जाना जाता था, रसायन शास्त्र या रास क्रिया के नाम से जाना जाता था।
या रास विद्या के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे भी इंडिया में ज्यादा इंक्लूड किया था, यहाँ पे भी मेटलर्जी, जो केमिस्ट्री के जो मेन मेन यहाँ पे क्या क्या इसमें इंक्लूड था, नॉलेज किस किस चीज का नॉलेज था यहाँ पे, ज्यादा किस किस चीज का नॉलेज था, मेटलर्जी का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेडिसिन का, उसके बाद आपका प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं एंशंट इंडिया से यहाँ पे शुरू हुई हैं। तो एंशंट इंडियन स्कॉलर जो है ना, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था इसके बारे में, केमिकल प्रोसेसेस के बारे में, केमिकल प्रोसेस के बारे में। अब मैं इंडिया एंशंट इंडियन, आपकी जो एंशंट इंडिया के एक दो आपको एग्जांपल्स देता हूँ जो इंडियन एल्केमिस्ट थे। जैसे हमारे इंडियन एल्केमिस्ट कौन कौन थे, इंडियन एल्केमिस्ट्स, एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारे हैं दो, जैसे एक नाग अर्जुन जी है, नाग अर्जुना, बड़े हमारे ये जो है ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट और एल्केमिस्ट रहे हैं, ग्रेट इंडियन एल्केमिस्ट रहे हैं ये, ग्रेट इंडियन एल्केमिस्ट रहे हैं ये। और ये इन्होंने ज्यादा काम किस पे किया हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड सिल्वर पे काम किया हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड सिल्वर टीन, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन पे काम किया हुआ है। और उसके बाद इनकी एक फेमस, वो एक बुक है इनकी फेमस, रास राजतंत्र का बुक है इनकी एक, उसमें मरकरी के बारे में बड़ा काम किया हुआ है इन्होंने, इसमें फार्मूलेशन ऑफ मरकरी के बारे में इन्होंने अच्छा खासा काम जो है काम किया हुआ है। फर्नेस और जो क्रूसिबल है उनके बारे में भी इन्होंने, नागार्जुना जी ने अच्छा खासा काम किया हुआ है। उसके बाद दूसरे आपका है चाराका समिथा, चाराका समिथा जी, चाराका समिथा, ये ज्यादातर मेडिसिन में इनका काम है, आयुर्वेदा में, मेडिसिन में इनका बड़ा रोल है, मेडिसिन में बहुत ज्यादा इनका वो है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस पे इन्होंने जो है, भस्मास पे, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स जो है ना, मेडिसिन में क्या, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस कैसे, थ्रू थ्रू रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, रिडक्शन ऑफ particle size of metals and preparation of bhasmas, जिसको नैनो टेक्नोलॉजी में आजकल यूज किया जाता है जनरली, नैनो टेक्नोलॉजी में भी कहा जाता है कि ये यूज किए जा रहे हैं पार्टिकल, रिड्यूस्ड पार्टिकल साइज जो है नैनो टेक्नोलॉजी में। तो इसमें जो है इनका बहुत अहम रोल है। ये कुछ एक दो इंडियन साइंटिस्ट एल्केमिस्ट्स हैं जो बहुत ही, जिनका बहुत योगदान रहा है एंशंट इंडिया में केमिस्ट्री, इस एल्केमी में। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है केमिस्ट्री धीरे धीरे किस तरह से डेवलप हुई। अब कुछ मैं आपको की साइंटिस्ट बताता हूँ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, जिनका खास रोल रहा है, जो आपको पता होना चाहिए जरूरी। नाउ वी विल डिस्कस सम की साइंटिस्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ की साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा आपको जो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में जिनका बहुत ज्यादा रोल रहा।
की साइंटिस्ट्स, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जाबिर जाबिर इब्ने हय्यान। जाबिर इब्ने हय्यान 8th में भी पढ़ा होगा आपने, 7th 8th में भी पढ़ा होगा। इसको कई बुक्स में GEBER भी लिखा आता है, जैबर गैबर, ये भी ये कुछ भी पढ़िए इसको प्रोनाउंसिएशन, बट एक्चुअल नेम इसका जो है जाबिर इब्ने हय्यान है। और इसको कहा जाता है फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री, फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री। इसके बारे में पढ़िएगा, इसने क्या क्या किया था, कितनी स्ट्रगल की थी इसने। फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री भी कहा जाता है इसको, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री भी कहा जाता है इसको। इसने क्या डेवलप करा हुआ है, इसने डेवलप की हुई है लेबोरेटरी टेक्निक्स, कुछ डेवलप्ड सम लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड डिस्टिलेशन मेथड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिलेशन मेथड। इसने एसिड्स पे बड़ा काम किया हुआ था, और प्रिपेयर्ड मिनरल एसिड्स भी इसने प्रिपेयर किए थे, प्रिपेयर्ड मिनरल एसिड्स। जाबर इब्ने हय्यान, इसके बारे में याद रखिएगा, जाबर इब्ने हय्यान, जिसको कहा जाता है कि क्या है, ही इज द फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री, फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। दूसरे आपके हैं, दैट इज दूसरा जो की साइंटिस्ट है, दैट इज एंटोनी लावेसियर, एंटोनी 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 लावेसियर, एंटोनी लावेसियर जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इनको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है इनको। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया हुआ है, प्रपोज्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको, इसी चैप्टर में आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद तीसरा साइंटिस्ट जो आपको पता ही है, जिसका नाम आपने 9th में भी सुना होगा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन क्या प्रपोज की थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जिन्होंने प्रपोज की, ठीक है। इसके बाद आपके नेक्स्ट साइंटिस्ट मेंडलीफ, जिनने पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया, डेवलप किया। पीरियोडिक टेबल समझाएंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीरियोडिक टेबल, हार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। बोलूं पीरियोडिक टेबल क्या है, तो बोलूं हार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। जब वो निकाल दोगे दिल तो खत्म, हार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। जब ये निकाल दोगे तो खत्म, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय, वही हो जाएगा अगर ये हार्ट ऑफ केमिस्ट्री निकाल दोगे भाई, तो पीरियोडिक टेबल है। कुल मिला के हम ये बात कहें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है ये क्या है, साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। जैसे कल भी मैंने आपको कहा था, परसों, कि लाइनस पॉलिंग ने कहा था, लाइनस पॉलिंग ने इसको कहा है साइंस ऑफ सब्सटेंसेस, साइंस ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस तरह से केमिस्ट्री जो है, इसको साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, या साइंस ऑफ सब्सटेंसेस भी कहा जाता है।
तो स्टडी क्या किया जाएगा, कुल मिला के स्टडी किया जाएगा यहाँ पे स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। तो बस ओरिजिन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब हम देखे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अब केमिस्ट्री को एक क्लासिफाई किया गया, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में इसको किस तरह से स्टडी किया जाता है, क्योंकि पूरे मैटर को जो है सारा का सारा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है, एलिमेंट्स को, उनको इकट्ठा एक जगह पे पढ़ना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसके अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि केमिस्ट्री को किन किन ब्रांचेस में कैटेगराइज किया गया है, ताकि हमको पढ़ना जो है वो आसानी से हम इसको पढ़ सकें। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा, छोटा सा ही होगा, जस्ट वो होगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ, मेन ब्रांचेस जो है केमिस्ट्री की वो क्या है, उस पर हमारा नेक्स्ट जो है लेक्चर वो होगा। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। तब तक के लिए अपना सब लोग ध्यान रखें। थैंक यू।